हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। राजवीर पाथवे कंस्ट्रक्शंस के ओनर हैं। राजवीर जी ने डिसाइड किया है कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, इसके लिए हम एक कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन किस चीज का होगा? फॉर डेवलपिंग क्लीन सराउंडिंग इन देयर एरिया, अपने अपने एरिया में सफाई को लेकर और क्लीनिंगनेस की डेवलपमेंट को लेकर, सराउंडिंग में सफाई को लेकर। तो उन्होंने क्या किया है, 10 लोगों की एक टीम बनाई है जो एरिया में सफाई करने को लेकर है, और इस टीम के साथ लगा लीजिए कि एक मीटिंग हुई है। तो मीटिंग के अंदर हर किसी ने अपने अपने सजेशन दिए हैं। एक पर्सन कहता है कि हमको इस काम के लिए लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरे मेंबर ने बोला कि हमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इस काम में इन्वॉल्व करना चाहिए। एक पर्सन और है, उसने क्या बोला कि जो भी बेरोजगार यूथ है हमको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। हमने क्या किया, जो भी ऑप्शन आए हमारे सामने काम को पूरा करने के लिए, जो भी ऑप्शन हमारे सामने आए, हमने उन सारे ऑप्शंस का इवैल्यूएशन किया है। इवैल्यूएशन करने के बाद इन सभी के बीच में यह डिसीजन हुआ कि जो हम कैंपेन चलाना चाहते हैं अवेयरनेस का, ये कैसा पूरा होगा? ये पूरा होगा लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प से। तो टू अचीव द डिजायर्ड गोल वेरियस एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड। अब हमने जो काम पूरा करना है, काम को पूरा करने के लिए हमने एक बात तो डिसाइड कर ली कि हम लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेने वाले हैं, पर गोल को अचीव करने के लिए हमको ये एक्टिविटीज भी करनी होगी। पहली बात, परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स लाइक डस्टबिन्स, गार्बेज एंड ब्रूम्स। ब्रूम्स मतलब झाड़ू। दूसरी बात, हमको गार्बेज कलेक्ट करना होगा। फिर तीसरी बात, हमको गार्बेज को क्या डिस्पोज ऑफ भी करना होगा, मतलब डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज द वर्क वाज एलोकेटेड टू डिफरेंट मेंबर्स। हमने सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके काम मेंबर्स में बांट दिया। पूरे केस में हमें क्या बताना है, मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात हमको ये भी बतानी है कौन सी वैल्यूज हैं जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर इस पूरे केस में देखें तो मैनेजमेंट के यहां पर जो कॉन्सेप्ट जो पहला आ रहा है वो है प्लानिंग का। कंपनी ने क्या किया है, राजवीर जी ने क्या किया है, पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग की है। प्लानिंग के बिहाफ पर ही तो क्या हुआ है, सबसे मीटिंग हुई और सबसे मीटिंग के होने के बाद सबने अपने अपने आइडियाज दिया है कि हमको इस अकॉर्डिंग काम करना है, इस अकॉर्डिंग काम करना है या इस अकॉर्डिंग काम करना है। ये वाली सारी बातें हमने ऊपर वाले केस में भी डिस्कस की थी कि किसी ने बोला है कि लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लो, किसी ने बोला स्कूल जाने वाले बच्चों की हेल्प लो, किसी ने बोला कि अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प लो। और फिर सारा इवैल्यूएशन करने के बाद इन लोगों में क्या डिसाइड हुआ कि हम लोकल रेजिडेंट्स की हेल्प लेने वाले हैं। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने प्लानिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आगे ऑर्गेनाइजिंग भी की है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमने गोल डिसाइड किया है वो अचीव हो जाए। तो काफी सारी एक्टिविटीज इन्होंने आइडेंटिफाइड की हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटी, हम डस्टबिन परचेज करेंगे, गार्बेज बैग परचेज करेंगे, ब्रूम परचेज करेंगे, गार्बेज का कलेक्शन होगा, फिर गार्बेज का डिस्पोजल होने वाला है। और ये सारी आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया है, एक्टिविटीज को सभी मेंबर्स में डिवाइड भी कर दिया है कि ये मेंबर ये काम करेगा, ये मेंबर ये काम करेगा, तेरा ये काम होगा, ये काम तेरा होगा। तो डेफिनेटली यहां पर मैनेजमेंट के दो फंक्शन, दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ चुके हैं, पहला प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का। फिर बात आता है कि कंपनी सोसाइटी को कौन सी दो वैल्यूज कम्युनिकेट करना चाहती है। पहली बात क्लीनिंगनेस, कि हमको साफ सफाई रखनी चाहिए। दूसरी बात, कंपनी ने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। सोसाइटी के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी ने यहां पर पूरी की है।
समीर गुप्ता ने एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी की शुरुआत की थी। टारगेट क्या था? रूरल मार्केट के अंदर इकोनॉमिकल मोबाइल फोन पहुंचाना। मतलब भारत के जो ग्रामीण मार्केट है या ग्रामीण एरियाज हैं, वहां तक हम सस्ते मोबाइल फोन पहुंचाना चाहते थे। कंपनी की शुरुआत हुई है 15 इंप्लॉइज के साथ। 15 वर्कर मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में थे। कंपनी ने स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर काम बहुत अच्छा किया है। प्रोडक्ट काफी अच्छा था, मार्केट भी काफी अच्छी हुई है, तो प्रोडक्ट की डिमांड अब इंक्रीज हो रही है। डिमांड पूरा करने के लिए अब हमको क्या करना होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। कंपनी ने डिसाइड किया है कि अब कुछ और इंप्लॉइज को हमें नौकरी पे रखना होगा। समीर गुप्ता कहते हैं कि पहले मैं सारे डिसीजन खुद ले रहा था, अब मैं चाहता हूं कि अथॉरिटीज का फैलाव हो। तो समीर गुप्ता का यह मानना है कि जो इंप्लॉइज हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो सक्षम है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और डिसीजन लेने की पावर भी उनके अंदर है। तो समीर गुप्ता ने क्या किया है? डेफिनेटली अथॉरिटी का फैलाव कर दिया है। समीर गुप्ता का यह प्लान काम कर गया। प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्ट की रेंज भी इंक्रीज हो गई है। मतलब हो सकता है कि पहले हम 10 या 15 प्रकार के मोबाइल निकाल रहे थे, अब हमने मान लो मोबाइल और अलग अलग प्रकार के भी निकालना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ गए होंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, कंपनी के मोबाइल्स की वेराइटीज भी बढ़ गई। तो हमको इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद ये बताना है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है जो समीर गुप्ता ने यूज किया है ताकि कंपनी हायर प्रॉफिट को अचीव कर पाए, हायर प्रॉफिट को अचीव कर पाए, स्थिति को कंट्रोल कर पाए। और हमको यह भी बताना है कि जो कॉन्सेप्ट हमको यहां पर आइडेंटिफाई होगा उसकी 3 इंपॉर्टेंस। तो पूरा केस देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, इसी केस से मिलता जुलता एक केस और स्टडी कर लेते हैं, फिर हम दोनों केसेस का एक साथ आंसर भी देखेंगे क्योंकि दोनों केसेस का जो आंसर आएगा वो सेम होगा। नीरज गुप्ता, इन्होंने भी एक योयो लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की है 10 एम्प्लॉइज के साथ। कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हैं सस्ते सस्ते इंडियन रूरल मार्केट के लिए। कंपनी ने स्टार्टिंग के सालों में बहुत अच्छा किया है, प्रोडक्ट अच्छा था, डिमांड बढ़ने लगी। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने एडिशनल एम्प्लॉइज को नौकरी पे रखने का डिसीजन लिया है। नीरज गुप्ता स्टार्टिंग में सारे डिसीजन खुद लेते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि मैं अथॉरिटी का फिलहाल करना चाहता हूं। एम्प्लॉइज काफी कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इनका प्लान भी, नीरज गुप्ता का प्लान भी काम कर गया है और कंपनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया है और काफी सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी ने और भी लॉन्च कर दिए हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ। जैसा हमने पहले केस में स्टडी किया था वैसा ही हमसे इस क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि नीरज गुप्ता ने कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया है। हमको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जिस कॉन्सेप्ट की वजह से हम हायर प्रॉफिट को अचीव करने वाले हैं, कंपनी सिचुएशन को संभालने वाली है। ये देखने के बाद कॉन्सेप्ट जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसी कॉन्सेप्ट की हमको फिर से 3 इंपॉर्टेंस भी बतानी होंगी। अगर हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा हो तो डेफिनेटली चाहे वो समीर गुप्ता जी हैं चाहे वो नीरज गुप्ता जी हैं, उन्होंने कंपनी में हायर प्रॉफिट को पाने के लिए, हायर ऊंचाइयों को पाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है? डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सारी अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर हम खुद के हाथ में रखते हैं। समीर गुप्ता और नीरज गुप्ता ने स्टार्टिंग में सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया था, डिसीजन लेने की पावर खुद के पास रखी, अथॉरिटी खुद के पास रखी। पर जैसे जैसे अब काम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों ने क्या किया है? डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब हम सारे डिसीजन लेने की पावर खुद के पास नहीं रखेंगे। डिसीजन लेने की पावर अब हमने किसको दे दी है? इंप्लॉइज को भी दे दी है, उनको भी अधिकार दे दिए हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने सौंप दी है। तो डेफिनेटली इन दोनों ने जो कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन के 3 एडवांटेजेस कौन से हैं। जब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो इंप्लॉइज का, सबऑर्डिनेट्स का आपस में शांति बना रहेगा, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि
जब जब हम उनको काम देंगे तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर आएगी, डिसीजन लेने की पावर आएगी, सब मिलजुल कर काम करने वाले हैं। तो when the subordinates are the given freedom to take their own decision, they learn to depend on their own judgment and develop solutions for various problems they encounter। जब जब उनके सामने प्रॉब्लम आके खड़ी होएगी, अब वो अपने ओनर का दिमाग नहीं खाएंगे, बल्कि खुद उन सिचुएशंस को फेस करेंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मतलब इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी होती है, आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनेमिक लीडर्स। जब जब हम लोगों को काम करने की पावर देते हैं तो तब क्या होता है, लोगों के अंदर से एक छिपी हुई क्षमता बाहर निकल कर आती है और वो एक डायनेमिक लीडर्स भी बन जाते हैं। दूसरा एडवांटेज देख लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट को भी फायदा होता है। टॉप मैनेजमेंट को कैसा फायदा होता है, पहले टॉप मैनेजमेंट क्या करती थी, सारे डिसीजन खुद लेती थी। अब उन्होंने क्या किया, डिसीजन लेने की पावर कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को दे दी, काम भी डिवाइड किया, डिसीजन लेने की पावर भी दी, अथॉरिटीज भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी। अब क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो खुद का जो काम है ना, वो थोड़ा सा अभी कम हो जाएगा, क्योंकि सारे काम, छोटी छोटी बातें पहले उनको खुद सोचनी होती थी। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, काम बांट दिया, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो अब टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ और इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर आसानी से फोकस कर पाएगा। और तीसरा जो एडवांटेजेस हमारा है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन बहुत जल्दी हो पाएंगे। पहले क्या होता था, छोटी छोटी बातें हमको टॉप लेवल से ही पूछनी पड़ती थी, काम करें कि ना करें, ये प्रॉब्लम आई है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, क्या डिसीजन लूं। अभी क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन आने से हमने सभी को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, भाई तुम इस सिचुएशन के अंदर ये डिसीजन ले सकते हो, ये डिसीजन लेने की पावर तुम्हारे पास है। तो अब क्या होगा, डिसीजन बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो इन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर अलाउड टू टेक सच डिसीजन इंडिपेंडेंटली। हर कोई स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुए बिना डिसीजन ले सकता है। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग मच फास्टर। इससे जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, निर्णय लेने की जो पावर है वो बहुत तेजी से आएगी, निर्णय बहुत जल्दी हो पाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंस है कि वो डिसीजन मेकिंग हमारा क्विक हो पाता है, हम बहुत जल्दी निर्णय ले पाते हैं। तो डेफिनेटली हमने इस पूरे केस में क्या स्टडी किया कि दोनों ने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है वो डिसेंट्रलाइजेशन का फॉलो किया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, एक तो नए नए लीडर निकल कर आते हैं, फिर दूसरा बेनिफिट हमने क्या देखा कि मैनेजमेंट का टाइम बच जाता है, वो दूसरे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर भी फोकस कर पाते हैं। फिर तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने ये देखा कि डिसीजंस बहुत जल्दी हो पाते हैं। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।